बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Complex analysis topic, complex integration. First, what is a complex integral? Complex definite integrals are called complex line integrals. They are written integration curve C f of z dz. Here the integrand f of z, this one f of z, is integrated over a given curve C or a portion of it or a portion of this curve in arc, but we shall say curve in either case for simplicity. This curve C in the complex plane is called the path of the integration. इसे हम path of the integration कहेंगे जिस कर्व पे हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं. We may represent C by a parametric representation. Z of t it is equal to x of t plus iota y of t. बुक में यहाँ पे इक्वल मगर इक्वल नहीं, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस सिंबल है. सो z of t it is equal to x of t plus iota y of t, where t is less than or equal to t is less than or equal to b. ये रेंज है t के लिए जो पैरामीटर है. आपको ये पता है कि जब हम a से लेकर b तक t को चेंज करते हैं तो हमारे पास एक एक पॉइंट आएगा कर्व पे जो x एक्सिस और y एक्सिस को या डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक पॉइंट हमें एक एक कम्प्लेक्स नंबर देता है. The sense of increasing t is called the positive sense on C, and we say that C is oriented by this one equation. इस वन इक्वेशन के ज़रिए इसका ओरिएंटेशन होगा, यानी जो कर्व है वो कर्व बनेगा. फॉर इंस्टेंस आपको कुछ एग्जांपल नीचे दी गई हैं. z of t is equal to t plus 3 iota t, where the limit of 0 of t is 0 to 2, gives a portion of a line. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक लाइन देगा y इक्वल टू 3x. आप इस तरह कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू t एंड y इक्वल टू 3t. तो जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं t की जगह पे तो y इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 3x. सो y इक्वल टू 3x आपके पास एक लाइन आएगा. इसी तरह आप नीचे एक एग्ज़ाम्पल और भी दिया गया है, इसे आप स्टडी करें कि z of t 4 cos t plus 4 iota sin t, where the range of t is between minus pi to pi, represents the circle z absolute it is equal to 4, mean a circle with a radius 4, and so on. More examples follow below. We assume C to be a smooth curve, that is C has a continuous and non-zero derivatives. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव के लिए यानी मीन चेंज रेट ऑफ चेंज के लिए जो कर्व हम लेते हैं तो इसे हम टेंजेंट वेक्टर z डॉट ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं. डॉट का यहाँ पे मतलब डेरिवेटिव है, और आपको पता है कि डेरिवेटिव हमें कर्व पे टेंजेंट किसी फिक्स पॉइंट पे देता है, तो इस पॉइंट पे इसका ये टेंजेंट वेक्टर है of a curve C in the complex plane given by z of t. The arrowhead on the curve indicate the positive sense. ये आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर जा रहा है अपर लेवल की तरफ, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है. सेंस ऑफ इंक्रीजिंग t.
दूसरी साइड पे आप ये दूसरा जो फिगर है इसमें कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स है। जिस तरह आप रियल में इंटीग्रेशन लेते हैं तो वहाँ पे आप एक्स एक्सिस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर वहाँ से आप एफ ऑफ एक्स को फाइंड करते हैं और कर्व के नीचे जो एरिया है वो लेते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में आप कम्प्लेक्स पॉइंट्स लेते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो z जो है ये आपके पास कम्प्लेक्स वेरिएबल z1 इसके दरमियान में डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे यहाँ पे डेल्टा z। तो इन जनरल Zm-1 Zm इन दोनों के दरमियान में जो चेंज है वो डेल्टा m z, और ये एब्सोल्यूट का मतलब इसका नरम है, यानी इसका जो लेंथ है वो डेल्टा Zm एब्सोल्यूट में लिया गया है। इसके दरमियान में यहाँ पे जो आप एक्साई m ले रहे हैं तो ये एक्साई m इन दोनों के दरमियान में डिफरेंट पॉइंट्स है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक्साई m जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अप टू सो ऑन अप टू z, इसी तरह आप यहाँ पे आप इन दोनों के दरमियान में एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 एंड अप टू सो ऑन, तो इस इंटरवल के अंदर आप एक्साई m ले सकते हैं। ये कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल के लिए पहले आपने कहाँ से वैल्यू को लेना है, तो फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह आएगा। फिर summation Sn summation m from 1 to n f of xi m delta zm। ये आपको अगर रेक्टेंगुलर रूल है तो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया देगा, अगर ट्रिपेज़ाइडल रूल है तो आपको एक ट्रिपेजियम का एरिया देगा, और फिर आप इसको अप टू इन्फिनिटी जब लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास ये डेल्टा Zm क्या चीज़ है, Zm से Zm-1 को माइनस करें, जो डेल्टा Zm चेंज इन बिटवीन Zm एंड Zm-1 या Zm-1 Zm। We do this for each n is equal to 2, 3 and up to so on। तो आप यहाँ पे 1 के लिए 2 के लिए अप टू n तक ये सारा प्रोसेस ले सकते हैं, मगर जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो आपको पता है कि ये फिर वापस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन वी ऑब्टेन्ड इस जो हमारे पास यहाँ पे होगा तो इससे आएगा 10 ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल, और इसे हम लाइन इंटीग्रल पे पर कहते हैं। ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर द पाथ of integration C with orientation given by this by 1 से जो आपके पास 1 जो कर्व था यहाँ पे, इस कर्व से ये 1 कर्व है, इस 1 कर्व से आपके पास जो ये शेप आएगा, ये वाला शेप, ये शेप, तो इससे जितने पॉइंट्स आते हैं से ये इसका ओरिएंटेशन ये है, ये वाला इसका ओरिएंटेशन है। तो ये जो ओरिएंटेशन आता है तो इससे आपके पास यहाँ पे जो इंटीग्रल होगा तो ये ओ ओरिएंटेशन C with the orientation given by 1, this line integral is denoted by, in either case आप इसे डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड में हम C को कर्व लेते हैं, और फिर सेकंड इवैल्यूएशन मेथड है तो इसमें हम C को कंटूर टाइप में लेते हैं, क्लोज्ड कर्व में लेते हैं। तो यहाँ पे जो कर्व है एफ ऑफ जेड डी जेड, दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ C एफ ऑफ जेड डी जेड आर बाय इंटीग्रेशन कंटूर एफ ऑफ जेड डी जेड। एफ C is closed path one whose terminal point Z coincides with its initial point Z0 as for a circle or for a curve shaped like, जिस तरह आगे आएगा 8 में। तो आप इसे
इस तरह भी ले सकते हैं या क्लोज्ड कर्व भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने अभी सिर्फ कर्व को यूज़ किया है। आगे आपके पास फिर शेप आ जाएंगे, डिफरेंट शेप होंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। जनरल एजम्पशन, all paths of integration for complex line integrals are assumed to be piecewise smooth, that is they consist of finitely many smooth curves joined end to end। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिस तरह आपके पास पहले आपने इंटीग्रेशन लिया है रियल में, तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली एम्प्लाइड बाय द डेफिनीशन, जैसा कि लीनियरिटी है। तो लीनियरिटी में ये है कि जब दो फंक्शंस हैं, दोनों के दरमियान में या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन दिया गया है, अगर सब्ट्रैक्शन भी हो तब भी इसमें लीनियरिटी पॉसिबल है। K1 और K2 ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों K1 और K2 इसे आप बाहर लिख के और इंटीग्रेशन दोनों के साथ एडिशन की वजह से अलग अलग करें, तो इसे हम लीनियरिटी कहते हैं। अब इसके बाद जो है सेंस रिवर्सल के जब Z0 टू Z1 होगा, जब आप इसे Z0 टू Z होगा, जब आप इसे Z टू Z0 कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपने पढ़ा है कि इसका सिंबल प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पार्टीशन लेते हैं, तो पार्टीशनिंग ऑफ पाथ में अगर आप नीचे ये शेप देखिए, इसमें एक कर्व है, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है C1 और C2 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ C f of z dz इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 f of z dz प्लस C2 आपने दो हिस्सों में से तकसीम किया, मगर कर्व टोटल वही कर्व है, आपने सिर्फ इसे दो पार्ट में यानी C1 और C2 में डिवाइड किया है, तो ये दोनों का एडिशन इस एक कर्व की इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है। अब indefinite integration of analytic function, let f of z be analytic in a simple connected domain D, then there exists an indicated integral then there exists an indefinite integral of f of z in the domain D, that is an analytic function f of z such that f dash of z is equal to f of z। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं इस एनालिटिक फंक्शन का, तो इससे आता है f ऑफ z। आपने पढ़ा है कि एनालिटिक फंक्शन हम कौन से फंक्शन को कहते हैं, जो डिफाइन हो और जिसका डेरिवेटिव हम मालूम कर सकते हैं। तो जब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इससे आएगा f ऑफ z। तो आपके पास Z0 टू Z1 f ऑफ z dz इट इज़ इक्वल टू f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2। जिस तरह आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा है, तो फंडामेंटल थ्योरम आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप अपर वैल्यू को पुट करें माइनस, फिर आप लोअर वैल्यू को पुट करें, मगर f ऑफ z जो है ये एनालिटिक फंक्शन हो, तो f डैश ऑफ z इट इज़ इक्वल टू f ऑफ z। जब कुछ एग्ज़ाम्पल आप देखिए, एग्ज़ाम्पल 1 है 0 to 1 प्लस आयोटा। पहले आप यहाँ से यहाँ तक जो लोअर लिमिट था और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की आप लेते थे, तो वो रियल में था, वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर नहीं थे। अब यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर होंगे लोअर और अपर में। 0 से 1 प्लस आयोटा तक z स्क्वायर dz, तो z स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, तो z पावर यहाँ पे z स्क्वायर है, तो z पावर 3/3 0 to 1 प्लस आयोटा। पहले आप 1 प्लस आयोटा को पुट करें, फिर 0 को पुट करें, 0 से 0 आएगा, 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा क्यूब आएगा। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें, a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो आपके पास इससे आएगा टोटल -2/3 प्लस 2/3 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। जिस तरह रियल में आपके पास एक रियल नंबर आता था, इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। -पाई आयोटा टू पाई आयोटा काज जेड डी जेड। काज जेड का जो इंटीग्रेशन है वो साइन की इक्वल है, साइन जेड के -पाई टू पाई आयोटा। पहले आप पाई आयोटा को पुट करें, फिर माइनस पाई आयोटा को, ये दरमियान में इक्वल नहीं है, यहाँ पे माइनस है,
तो जब आप पुट करते हैं तो ये हाइपरबालिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास आएगा 23.097 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगा। एग्जाम्पल 3 में 8 प्लस पाई आयोटा टू 8 माइनस 3 पाई आयोटा ई पावर जेड बाई 2 डी जेड। ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड होगा, और फिर आप यहाँ पे जब आप वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू से आपके पास आएगा जेड की जगह पे 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। फिर पहले आप अपर वैल्यू 8 माइनस 3 आयोटा को पुट करें, फिर लोअर वैल्यू 8 प्लस पाई आयोटा को पुट करें, तो इससे आएगा आपके पास वैल्यू 0। ये इंटायर फंक्शन है, इसलिए इससे 0 आता है। सिंस ई पावर जेड इज़ पीरियाडिक विद पीरियड इज़ 2 पाई आयोटा, ये आपको पता है। अब नीचे जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 ओवर जेड डी जेड, इससे आएगा log ऑफ आयोटा माइनस log ऑफ माइनस आयोटा, तो इससे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इससे आयोटा पाई यहाँ पे आएगा। हियर डी इज़ द कम्प्लेक्स प्लेन with 0 and negative real number, negative real axis, where log of z is not analytic। जो स्टूडेंट्स आप ये एग्ज़ाम्पल खुद सॉल्व करके इसके पिक्चर लेकर आप मुझे सेंड करें। शुक्रिया।